दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आर्थिक मोर्चे से आज एक बार फिर अच्छी खबर आई। बीते मई माह में जो जीएसटी का संग्रह है वो लगातार तीसरे महीने 1,40,000 करोड़ से ऊपर निकल गया। जब से जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद से संभवतः ये चौथा अवसर है जब जीएसटी का मासिक संग्रह जो है वो इस राशि को छू सका या उसके पार चला गया। मार्च के बाद से अप्रैल मई ये 3 महीने लगातार जीएसटी के संग्रह में वृद्धि होना इस बात का सीधा सीधा परिचायक है कि हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और मांग दोनों में स्थिरता आई है और दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। जो आंकड़े सरकार ने आज जारी किए उनके अनुसार बीते वर्ष मई माह में जो जीएसटी का संग्रह हुआ था उससे तकरीबन 40-45% अधिक कलेक्शन इस बीते मई माह में हो सका। निश्चित रूप से ये आने वाले समय के लिए एक बहुत ही सुखद और उत्साहजनक संकेत हैं। गत वर्ष की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कोरोना के बाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा था। हम निरंतर सुधार की ओर बढ़ रहे थे। आर्थिक क्षेत्र में मजबूती के संकेत मिलने लगे थे। लोगों के पास जो पैसे की तंगी थी वो भी काफ़ी हद तक दूर हो रही थी। व्यापार उद्योग में हरकत दिखाई देने लगी थी और ऐसा लगने लगा था कि कोरोना के बाद की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो जैसा कि कोरोना के पहले अपेक्षा की जा रही थी और विश्व की जो बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने भारत के आर्थिक विकास के जो अनुमान और आकलन लगाए थे उनके अनुसार हम बहुत तेज़ी से चीन को पछाड़ने की स्थिति में आ गए थे। किंतु कोरोना के 2 साल ने आर्थिक अनुमानों को पूरी तरह से गड़बड़ा दिया। न केवल भारत के अपितु चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और या यूँ कहें कि सारी दुनिया का जो अर्थतंत्र था वो कोरोना के कारण बुरी तरह से संक्रमणग्रस्त हुआ। लेकिन ये भी एक उल्लेखनीय बात है कि कोरोना के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में जो तेज़ी आई और रिकवरी हुई उससे भी सारी दुनिया काफ़ी प्रभावित थी। भारत का निर्यात बढ़ा, यद्यपि आयात में कोई कमी नहीं आई है और उसके और भी कारण हैं। किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रति जो एक वैश्विक निवेशकों की दृष्टि है वो काफ़ी सकारात्मक रही। लेकिन बीते कुछ महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसने एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। लेकिन इस दौरान भी भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को काफ़ी कुछ सुरक्षित रखने में सफलता हासिल की और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हमारी जो विदेश नीति है, हमारा जो राजनय है, डिप्लोमेसी, उसका संचालन हमने बहुत ही सोच समझ के साथ जिस तरह किया तो उसका एक लाभ हमें ये हुआ कि सारे विश्व में जब एक बार फिर खेमेबंदी हो गई है, कुछ लोग रूस के साथ हैं, कुछ लोग रूस के विरोध में हैं, उस समय भारत ने एक नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो पुराना दौर था अपनी उस भूमिका को दोहराते हुए तटस्थता की नीति अपनाई और उसका लाभ ये हुआ कि रूस के ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हम उससे भी अप्रभावित रहे और रूस ने जो यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में जो आपूर्ति को रोकी उसका भी प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा। पर यह कहना भी गलत होगा, इस युद्ध से हम पूरी तरह अछूते हैं। निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। उसके कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक दोनों ही परिणामों से हमें जूझना पड़ रहा है। युद्ध कब खत्म होगा अब ये बड़े से बड़े सामरिक विशेषज्ञ भी बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि रूस की जो रणनीति है वो भी समझ से परे है। प्रारंभ में ये कहा गया था कि यूक्रेन जैसा देश रूस जैसी महान सैन्य शक्ति के सामने 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकेगा, किंतु अब तो महीने दर महीने बीतते जा रहे हैं। यद्यपि रूस की सेनाएं धीरे धीरे ही सही यूक्रेन के काफ़ी बड़े क्षेत्र में प्रविष्ट होने के बाद वहां कब्जा भी करती जा रही। कई महत्वपूर्ण शहर रूसी सेना के कब्जे में हैं और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इस युद्ध ने यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करके रख दिया है। आगे क्या होगा ये आज की स्थिति में कोई नहीं बता सकता। विश्व एक नई
स्थिति में फंसता चला जा रहा है। कभी कभी विश्व युद्ध का संकट भी मंडराता हुआ नज़र आता है। किंतु इस समूचे परिदृश्य में जो सबसे अच्छी बात यह है कि भारत न केवल युद्ध की विभीषिका से दूर है, अपितु हमने अपने अर्थतंत्र को भी उसकी जब्तों से काफ़ी कुछ बचा करके रखा है। और उसी का परिणाम ये है कि हमारा जो जीएसटी है, जीएसटी के रूप में जो वसूली केंद्र सरकार के पास हर महीने आती है, वो लगातार पिछले 3 महीनों से स्थिर बनी हुई है, अर्थात 1,40,000 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा हम उसको छू पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वर्ष जो हमारी रबी की फसल थी, वो कहा जाता है कि मार्च के महीने में अचानक तेज़ गर्मी पड़ जाने से रबी की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ, और उसका ही नतीजा है कि सरकार जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पीडीएस सिस्टम जो हमारा है, और उसके अलावा जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्यान्न सुरक्षा, उसके लिए जो भंडारण करती है, उसका लक्ष्य साल पूरा नहीं हो सका। और यही कारण है कि जब यूक्रेन संकट के कारण सारी दुनिया में गेहूं की मांग उठी, क्योंकि रूस और यूक्रेन से आपूर्ति बंद हो गई थी, तब भारतीय गेहूं के बारे में पूरी दुनिया से बहुत तेज़ी से मांग आई। किंतु अंततः जब केंद्र सरकार को लगा कि हमारे पास घरेलू संकट भी खाद्यान्न का हो जाएगा, तो फिर वो जो सौदे हैं वो रद्द किए गए और गेहूं का निर्यात रोक दिया गया। बावजूद उसके यदि मई माह का जीएसटी संग्रह इस बड़ी राशि को स्पर्श कर गया, तो फिर ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अपने मुताबिक चल रही है, और अभी तक वो इस युद्ध के परिणामों से अप्रभावित साबित हो रही है। लेकिन आने वाले समय में भी हम इस रफ्तार को बनाए रख सकें, ये बहुत ज़रूरी है। इस बारे में ये भी उल्लेखनीय कि मई माह के 22वीं तारीख को अचानक केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अपना टैक्स काफ़ी कुछ कम कर दिया था। निश्चित रूप से जीएसटी पर इसका भी असर पड़ा होगा। बावजूद उसके यदि ये आंकड़ा 1,40,000 करोड़ जैसी बड़ी रकम को छू रहा है, तो फिर ये मानने में कोई बुराई नहीं है। यदि पेट्रोल डीजल के दाम और भी घटा दिए जाते हैं, तो सरकार के पास घूम फिर करके जीएसटी के रूप में आने वाली राशि उतनी ही होगी। और अभी वो समय आ गया है जब केंद्र सरकार पूरी तरह से जनता के हित में नए नए कदम उठाती जा रही है। विभिन्न तरह की सब्सिडियाँ डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में लोगों के खाते में ट्रांसफ़र की जा रही हैं। तो फिर एक बार सरकार ने इस बारे में और सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस समय जिस तरह से राजनीतिक दृष्टि से मजबूत है, और हमारे देश में कोई किसी प्रकार का राजनीतिक संकट नहीं है, और केंद्र सरकार साहसिक निर्णय लेने के लिए भी अब तो जानी जाने लगी है, तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में कोई क्रांतिकारी निर्णय लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि इसको प्रायोगिक तौर पर भी लिया जाए और जनता को ये बात बता दी जाए कि हम ये पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी अवधि के लिए इतनी घटा रहे हैं, और यदि इसके दुष्प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं हुए, तो फिर हम ये राहत जो है इसको स्थायी कर देंगे। मुझे लगता है कि देश आज इस स्थिति में है कि थोड़े बहुत झटके और थोड़े बहुत प्रयोग बर्दाश्त कर सकता है। और मुझे लगता है कि आर्थिक जगत में बहुत ज़्यादा खतरे उठाने से निश्चित रूप से बचना चाहिए, किंतु खतरे उठाए ही ना जाएं, ये सोचना भी जो है कहीं ना कहीं हमारे आत्मबल को प्रभावित करता है। तो मुझे लगता है कि जब हम एक तरफ ये दावा करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कुदाचे मार के आगे बढ़ रही है, हम चीन को पीछे छोड़ने की स्थिति में आ गए हैं, हमारा घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है, बाज़ार में मांग बढ़ रही है, और लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है, रियल एस्टेट जो है बहुत तेज़ी से पनपने लगा है, पर्यटन उद्योग में वृद्धि हुई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से अच्छी खबरें आ रही हैं, तो फिर क्यों ना अच्छी खबरें कुछ देश की जनता को भी दी जाएं। तो मुझे लगता है कि लगातार 3 महीने के जीएसटी संग्रह से सरकार के पास एक अर्थव्यवस्था को लेकर के जो सकारात्मक संकेत आए हैं, तो उसके मद्देनज़र यदि पेट्रोल डीजल में थोड़ी कटौती उनकी कीमतों में और कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में इसका प्रभाव सरकार को देखने मिल जाएगा। और यदि उसे लगता है कि कटौती जो है वो ज़्यादा होने से देश को नुकसान हो रहा है, तो बेशक वो वापस ले ली जाए। किंतु यदि इसी तरह से जीएसटी की वसूली होती जा रही है, तो फिर मुझे लगता है कि ये न्यायोचित होगा देश की जनता के साथ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह से सरकार ने धीरे धीरे उन्हें बढ़ाया था, यदि उस तरह भी कटौती कर दी जाए, तो जनता को जो है मुस्कुराने का कुछ अवसर मिल जाएगा। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।